संदेश झूठ से हटके। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया तो 71 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी, 71 सीटें। वोट परसेंटेज था 42%। और 2019 में पुलवामा भी करवा दिया, सब कुछ करा दिया, सारी चीज। सबसे ज्यादा मरने वाले यूपी से ही थे। और इन सब के बाद उनकी सीटें हो गई 62। वोट परसेंटेज 49% हो गया, लेकिन 62 सीटें जीते। इसके बाद आप देखिए, ये तो जीत गए 62। वहीं दूसरी तरफ जो अभी 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ, आपको याद होगा 2017 में पूरी पीक पे था। कहा गया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हमने ये कर दिया, हम नोटबंदी, जीएसटी सब लाके सबको कंगाल कर दिया। चुनाव लड़ा, 312 सीट पाए, 39 समथिंग % वोट आया। 2022 255 सीटें आती हैं, वोट परसेंटेज 41 हो जाता है। अब आप इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा, वोट परसेंटेज जरूर इंक्रीज हुआ, लेकिन सीटें घट गई। 312 से 255 पे आ गए। मतलब और कह कितना दावा क्या कर रहे थे, याद करिए। अब की बार 350 पार, याद कर लीजिए। जब 350 पार कर रहे थे तो यहां आके टिके। और जब कह रहे थे 2019 में अब की बार तो कुछ है ही नहीं किसी के लिए, 62 पे आके टिक गए। अब वो 80 कहें या 100 कह दें, ये उनकी इच्छा पे, वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 100 भी ला सकती है बीजेपी। हाँ बिल्कुल आ सकती है। तो साहब वो आ सकती है, लेकिन वो 50 आएंगी, ये बड़ी बात होगी। तो सबसे बड़ी बात है, क्यों कह रहा हूं, पिछली बार जो इक्वेशन था, आप देखिए, सपा बसपा का गठबंधन से चुनाव लड़े थे कब, 2019 में। 2000 यदि इस पे आएंगे आप 22 में, तो सपा अलग लड़ी थी, 111 सीटों पे आ गई, वोट भी वो हुआ। और वोट किनका किनका ट्रांसफर हुआ, बसपा का ट्रांसफर हुआ, कुछ जो है भाजपा में गया, कुछ सपा में गया। इसके बाद में कांग्रेस का ट्रांसफर हुआ, जो कांग्रेस का 6.5 से 7% होता था वो चला गया, उसमें आधा चला गया, आधे से ज्यादा चला गया। तो ये था। आज वही वोट जो कुछ बसपा में चला जाता था, कुछ सपा में आ जाता था, कुछ कांग्रेस में चला जाता था, आज वो वोट यूनाइट है एक। तो ये परसेंटेज जो है एकदम से बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और ये कैसे सीट विनिंग होता है ये बता रहा हूं। सीट विनिंग कैसे होता है कि जो स्थितियां थी पूरे उसमें जाट उस समय एक यूनाइट था और वो जाकर के गिरता है भाजपा में। इस बार आप खुद पश्चिम में देख रहे हैं, जाट बटा हुआ है, दूसरी पिछड़ी जातियों में भी बटा हुआ है, कुछ सैनी भी बटे हैं, कुछ दूसरे बटे हैं। तो इस तरह की स्थितियां। इसके बाद में दलित वोट बटा हुआ है, और ये सारा वोट विनिंग सीट पे ले जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको आज कुछ ना दिख रहा हो, क्योंकि इस बार इतना साइलेंट वोट आएगा
कि ये आप समझ लीजिए कि जिनको आप सोच रहे हैं कि शायद वोट नहीं देंगे, वो भी देने के लिए बैठे हुए। तो उस तरह की स्थितियां हैं और उन स्थितियों के लिए तमाम तरह की साजिशें रची जा रही। बावजूद इसके आपको दिख नहीं रहा है कि साहब महंगाई किस कदर है, आपको दिख नहीं रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जाट का बेटा, यादव का बेटा, दूसरे और पिछड़ी जातियों का बेटा, ब्राह्मण का बेटा कहां जाता था? आर्मी में ट्राई करता था। उसे होता था कि थोड़ी मेहनत कर ले, अब की बार हो जाए। अग्निवीर बना के जो छोड़ा है वो वोट देगा? जो नौकरी के लिए परेशान घूम रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, 17 पेपर लीक हो गए, जिंदगी बर्बादी की स्थिति में आत्महत्या करने को तुले हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा साहब? वो वोट देगा? वो बैठा हुआ है, हम सबक सिखाएंगे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे मास्टर हो चाहे दूसरे हो, सबसे पूछ लीजिए, एक मास्टर कम से कम 10 वोट तो प्रभावित कर देता है। ज्यादा ही कर देता होगा, मैं 10 मिनिमम बोल रहा हूं। इससे आप समझ लीजिए वो बहुत बड़ी कौम है वो। तो हर तरह से जिनको जिनको वो किया है, वो सब उखाड़ने को बैठे हुए हैं। तो राम के नाम का, मैं नहीं कह रहा हूं, सीएसडीएस के सर्वे में आ गया, जो नरेंद्र मोदी का सर्वे है, वो कह रहा है कि साहब राम मंदिर का असर सिर्फ 2% लोगों पे है। हिंदुत्व और सारी चीजों को लेकर के जो पूरा प्रभाव है वो सबसे नगण्य है। सबसे पहले रोजगार है, फिर महंगाई है, फिर दूसरी और चीजें। और जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी की हालत इसीलिए बिगड़ी हुई है, इसीलिए इस तरह की साजिशें रच रहे हैं। और इन साजिशों के बाद भी स्थिति संभल नहीं रही है। तो इससे आप समझ लीजिए कि हार की दिशा में बढ़ते हुए हैं। और कोई बड़ी बात नहीं कि बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूं। दर्शक हैं वो भी कह रहे हैं कि बनारस में उनकी हालत थोड़ा पतली है। ये देखिए, ये बिंदास है। मैं कह रहा हूं हाँ, कि आप ये जान लीजिए, बनारस में नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाए, इसकी कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। यह हालत है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। जी 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 जी। एक सवाल है हमारे मुनीराम यादव जी का, वो बहुत सचा के पूछ रहे हैं, क्या इंडिया गठबंधन 30 सीट पा सकती है? सादर उत्तर प्रदेश में? हाँ, उत्तर प्रदेश का पूछ मैं रहे तो हैं। वही बता ही रहा हूं, मैंने तो बोला ना 50 के नीचे बीजेपी रहेगी। जी 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 जी। वोट देखिए, बीएसपी 0 पे आउट होने जा रही है, 0 पे। जो सीटें मिलने जा रही हैं वो सिर्फ 2 विपक्ष के दलों को मिलने जा रही हैं, और वो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन। इसके अलावा सब भूल जाइए। इस बार वोटर या तो जिताने के लिए वोट देगा या हराने के लिए वोट देगा। तो जो हरा रहा होगा उसके साथ वो जाए। तो ये बड़ा साफ साफ है। और ये सहारनपुर से लेकर के कानपुर तक मैं पूरा चेक कर चुका हूं, उसके आगे की अपने तमाम मित्रों के जरिए पता किया है। तो ऐसी स्थिति में सीट बाई सीट स्थितियां बहुत खराब हैं। बाकी अब कहने की जरूरत नहीं, आगे आए। जी जी। चैट बॉक्स में जुड़े एक साथी पूछ रहे थे कि आप लोग छत्तीसगढ़ में हमेशा जिता रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद आप लोग छुप गए, मुंह आपका लटक गया। नहीं, हमारा कोई मुंह नहीं लटका। हम किसी को ना जिता सकते ना हरा सकते। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विश्वनाथ जी सारे प्री पोल सर्वे जो हैं वो कांग्रेस को जिता रहे थे,
और वो एक पोल सर्वे आया था आज तक में, जिसने जितनी सीटें उसमें एक दिन पहले रिजल्ट के दिखाई थी उतनी ही सीटें निकली थी। ये क्या घालमेल था, कैसे हुआ था, इस पर मतलब आंख पर पट्टी बांधकर भी अगर आप सोचेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बहुत सारी चीजें हम अपने मुंह से कहना नहीं चाहते हैं। और बहुत कई सारे हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और हाँ बिल्कुल, बांसुरी स्वराज की गिनती परिवारवाद में ही होगी, परिवारवाद से कोई भी अछूता रह ही नहीं सकता है। और जो लोग कहते हैं, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कह दूं, परिवारवाद की जब बात भारतीय जनता पार्टी करती तो सबसे ज्यादा हंसी आती है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परिवारवाद वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे आप जिस राज्य में चाहिए वहां गणना कर लीजिए। आप यदि उत्तर प्रदेश पे आज हम चर्चा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही आप बात कर लो, कल्याण सिंह की बहू, कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता, ये परिवारवाद नहीं है साहब। राजनाथ सिंह का बेटा, राजनाथ सिंह के समधी, राजनाथ सिंह के बहनोई, राजनाथ सिंह के वो, ये परिवारवाद नहीं है। फिर मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये भाजपा ही में थे, अभी तक परिवारवाद नहीं है। तो इसी तरह से मैं एक चंद उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिए बिहार में 15 परिवारवादी जो हैं वो भाजपा के साथ हैं। आप यदि आइए महाराष्ट्र में तो साहब, चाहे अजीत पवार मतलब पवार परिवार हो, चाहे शिंदे परिवार हो, चाहे दूसरे और हो, वो सब इन्हीं के साथ हैं। आप राजस्थान में चले जाओ, वसुंधरा राजे, उनका बेटा और वो सब परिवारवाद नहीं है। वहां येदुरप्पा और उनका बेटा और वो सब, वो परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद, फिर आप सेंट्रल में आ जाओ, अनुराग ठाकुर, उनके बाप, वो सब परिवारवाद नहीं है। आप पीयूष गोयल, उनके बाप, परिवारवाद नहीं है। रविशंकर प्रसाद, उनके बाप, परिवारवाद नहीं है। आप किसकी बात करेंगे? ये उदाहरण गिनाते गिनाते थक जाएंगे। तो सबसे बड़े परिवारवादी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, अब भ्रष्टाचार में देख लीजिए टोटल जो आरोप, मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगाते थे, भाजपा लगाती थी, वो 30 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के टोटल के आरोपी वो सारे भारतीय जनता पार्टी में। 30 लाख करोड़ थोड़ी बहुत रकम नहीं है। तो आप गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके बाप भैरव सिंह शेखावत होते थे, वो सब आप देखो। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसे निर्मल गंगा और कौन गंगा, नमामि गंगे और सब में घोटाला किया है, वो सामने है। और 8,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला जो आयुष्मान घोटाले से जुड़ा है, ये सारे सब उन्हीं में। मतलब आप देखिए, सड़क का घोटाला करने वाले कौन है? ये है, जो टोटल 8 लाख करोड़ रुपए का। आप ये कल्पना करिए, घोटालों की आप फेहरिस्त जोड़ेंगे तो दुनिया में आज तक जितने घोटाले हुए हैं उतने अकेले नरेंद्र मोदी सरकार में और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए। तो ये है। इसके बाद आइए राष्ट्रद्रोही होने का, सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही है। चीन से 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा करा दी साहब। आवाज नहीं है, चीन का चा नहीं बोल सकते हैं। डोकलाम में सड़क बनवा दी चीन की, आवाज नहीं है। और क्या कहता है विदेश मंत्री? चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम कैसे बोल सकते हैं? तो भैया जाके कहीं डूब मरो। तो ये हालत है। आप आज भी हेमराज का परिवार पूछता है, आप जाइए मथुरा में, कि एक के बदले 10 सिर लाएंगे। 10 सिर तो छोड़िए, एक न ला पाए। हालत ये हुई, गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने के नाम पे, वहां पे कौवा मार के चले आए, कौवा मार के। मैं नहीं कह रहा हूं, सैटेलाइट पिक्चर बताती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। तो यह स्थिति है। और अपने सैनिक मरवा दिए, 40 जवान और उसके अलावा 2 अदर्स, 42 लोग। चीन घुस के हमारे यहां आता है और हमारे
20-21 लोगों को मार के चला जाता है, जवानों को। एक आवाज नहीं, ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। इतना डरपोक प्रधानमंत्री की नाम लेने तक से डरता है। इसके बाद पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं। हम नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे। और तमाम लोग जो संत बनाते हैं उनका वीडियो देख लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ में दारू चीयर्स करते हुए का। मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लो। तो साहब, क्या आप कहेंगे कौन सा कर्म छोड़ा? फिर देश के सारे बलात्कारी किसके अरे साथ वो हैं? जूस था, वो आप जो कह रहे हैं वो जूस था, रंग वैसा था उसका। अब चाहे जो कह लीजिए, एक ही बोतल से दोनों को डाला गया था, इसीलिए कह रहा हूं। तो साहब, उसके बाद में जितने बलात्कारी, वो सब भाजपा के निकलते, सारे भाजपाई बलात्कारी। अब इसके बाद किससे क्या बचाओगे? किताबों पे जीएसटी लगा दी, खाने पे जीएसटी लगा दी, दूध पे जीएसटी लगा दी, सब पे। भैया ना खाओ ना खाने दे, मतलब खुद खाएंगे, खाने नहीं देंगे। खुद तो पढ़ेंगे नहीं, आपको भी पढ़ने नहीं देंगे, किताबों पे भी लगा दी। साहब, सैनिकों को अग्निवीर बना दिया, किसको क्या क्या बना दिया। अब इसके बाद में कहेंगे हम ये हैं, तो जो इतने बड़े गद्दार हो उनको क्या कहेंगे? फैसला आप करिए।